हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में जो हिमालय का विभाजन है वो किस प्रकार से है, किन किन क्षेत्रों में हिमालय का जो विस्तार है वो फैला हुआ है, उन सभी के बारे में हम इसमें अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो भी यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, साथ ही जो भी फैक्ट हैं जो एग्जाम में आने के जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, उन सबको हम यहाँ पर अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कॉन्सेप्ट और मैप की सहायता से हम समझेंगे उत्तराखंड में जो हिमालय का विभाजन है वो किस प्रकार से है। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखें, और अगर दोस्तों आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी जरूर देखें, जिसमें मैंने आपको उत्तराखंड की जो भौगोलिक संरचना है उसके बारे में डिटेल में अच्छे से समझाया है। जरूर करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, उत्तराखंड को जो है 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी उत्तराखंड का जो भौगोलिक विभाजन किया गया है दोस्तों वो 8 भागों में किया गया है। अब कौन कौन से वो हैं उसको हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें दोस्तों ट्रांस हिमालय, सबसे उत्तर में दोस्तों ट्रांस हिमालय यहाँ पर आता है। सेकंड में इसमें है दोस्तों ग्रेटर हिमालय या वृहद हिमालय जिसको हम कहते हैं। थर्ड है इसमें दोस्तों लघु हिमालय और मध्य हिमालय। चौथा जो है इसमें दोस्तों दूनद्वार क्षेत्र। पांचवा है शिवालिक क्षेत्र। छठा है भाबर क्षेत्र और सातवां है तराई क्षेत्र और आठवां जो इसमें गंगा का मैदानी क्षेत्र। तो इन 8 क्षेत्रों में दोस्तों उत्तराखंड को बांटा गया है। अब दोस्तों डिटेल में हम इनके बारे में जानेंगे। अलग अलग जो भी भौगोलिक क्षेत्रों में इनको बांटा गया है उन सबको अब हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। जो भी यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, उन सबको हम यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे। उत्तराखंड की उत्तर दिशा की तरफ को हम जाएं तो सबसे उत्तर में दोस्तों सबसे टॉप में यहाँ पर पड़ता है ट्रांस हिमालय रेंज, यानी उत्तराखंड के सबसे उत्तरी भाग में दोस्तों ट्रांस हिमालय रेंज आता है। उसके बाद सेकंड पे आता है, उसके नीचे आता है दोस्तों ग्रेटर हिमालय रेंज। तीसरे पे आता है दोस्तों लघु या मध्य हिमालय रेंज। और चौथे पर यहाँ पर दोस्तों दून या द्वार क्षेत्र आता है। पांचवें पे आता है यहाँ पर शिवालिक रेंज। छठे पर दोस्तों भावर क्षेत्र और सातवें में तराई क्षेत्र और आठवें में दोस्तों अंतिम में इसमें आता है गंगा का मैदानी क्षेत्र। तो इन 8 भागों में जो है उत्तराखंड का विस्तार यहाँ पर है। तो डिटेल में अब हम इनको यहाँ पर आगे देखते हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय क्षेत्र की। ट्रांस हिमालय क्षेत्र दोस्तों सबसे उत्तर में स्थित हिमालयी रेंज है, जिसकी लगभग समुद्र तल से जो ऊंचाई है दोस्तों 2500 से 3500 मीटर की इसकी हाइट यहाँ पर है। यानी उत्तराखंड में सबसे उत्तर में जो स्थित है हिमालयी रेंज वो है ट्रांस हिमालय क्षेत्र। इसकी जो हाइट है दोस्तों 2500 से 3500 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद दोस्तों ट्रांस हिमालय का जो विकास है ये हिमालय से भी पहले हुआ है। यानी बात करें तो हिमालय की दृष्टि से सबसे पुराना जो क्षेत्र है वो है ट्रांस हिमालय जो क्षेत्र है। यानी ट्रांस हिमालयन रेंज जो है दोस्तों सबसे पुरानी यहाँ पर श्रृंखला है हिमालय की। कभी कभी इनके अन्य नामों के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे ट्रांस हिमालय को अन्य किस नाम से जाना जाता है या लघु हिमालय को किस नाम से जानता है। तो जो ट्रांस हिमालय है दोस्तों इसका जो अन्य नाम है वो है तिब्बती हिमालय या टैथिस हिमालय इसको कहा जाता है। ठीक है, तिब्बती हिमालय या टैथिस हिमालय कहा जाता है। इसको तिब्बती हिमालय इसीलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों ये जो है तिब्बत, लद्दाख और जो उत्तराखंड के जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पर ये फैला हुआ है। यानी ज़्यादातर जो इसका हिस्सा है ये चाइना और तिब्बत में फैला हुआ है और लद्दाख में ये फैला हुआ है, इसीलिए इसको तिब्बती हिमालय या टैथिस हिमालय भी कहा जाता है। और इसके अंदर दोस्तों हिमालय की जैक्सर श्रेणियाँ आती हैं। ठीक है, तो तिब्बती हिमालय इसका अन्य नाम है और टैथिस हिमालय भी इसका अन्य नाम है, और इसके अंदर जो जैक्सर श्रेणियाँ हैं वो आती है। ठीक है, अब ट्रांस हिमालय में दोस्तों कुछ दर्रे पाए जाते हैं जिसको कि हम पासेस कहते हैं, जहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान में जाया जा सकता है। यानी कि एक छोटा सा पास होता है जो कि बड़े बड़े जो हिमालय की श्रेणियाँ हैं उनके बीच में ये पाई जाती है। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय में जो प्रमुख जो दर्रे पाए जाते हैं यानी जो पासेस पाए जाते हैं उनमें प्रमुख है दोस्तों माणा दर्रा, नीति, किंगरी बिंगरी, लिपुलेख, चोराहोती, सलसला और दारमा। ये सभी दोस्तों ट्रांस हिमालय के प्रमुख दर्रे हैं। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यूकेपीसीएस यहाँ से भी आपसे बना सकता है कि माणा, नीति या किंगरी बिंगरी दर्रा किस हिमालय रेंज के अंदर आते हैं। तो ये आते हैं दोस्तों ट्रांस हिमालय रेंज में आते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रांस हिमालय का जो निर्माण है वो किससे मिलकर हुआ है। तो ट्रांस हिमालय का निर्माण दोस्तों अवसादी चट्टानों से मिलकर हुआ है, यानी जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं उनसे मिलकर ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है ट्रांस हिमालय का निर्माण किससे हुआ है। तो ये हुआ है दोस्तों अवसादी चट्टानों से। अगला है इसमें दोस्तों ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन K2। जो ट्रांस हिमालय है इसकी सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन यानी K2। ठीक है, और ये काराकोरम सीरीज की जो है सबसे ऊंची चोटी ये है और ट्रांस हिमालय रेंज में ही ये आती है। उसके बाद है दोस्तों ट्रांस हिमालय की प्रमुख नदियां। तो ट्रांस हिमालय में दोस्तों सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु ये प्रमुख नदियां हैं जो ट्रांस हिमालय से निकलती हैं। उसके बाद दोस्तों अगला जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है ट्रांस हिमालय और ग्रेटर या वृहद हिमालय को सचर जोन या हिंज लाइन अलग करता है। ठीक है, तो ये दोस्तों हर एग्जाम में एक प्रश्न इससे पूछा जाता है, काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो हिमालय के दोस्तों अलग अलग रेंज हैं इनको कौन सी रेखा यानी कौन सी जो फॉल्ट कह सकते हैं हम या इनको जो लाइन है वो अलग करती है, उससे रिलेटेड एक प्रश्न एग्जाम में काफी ज्यादा आजकल पूछा जा रहा है। जो ट्रांस हिमालय रेंज और जो ग्रेटर हिमालय है दोस्तों इनके बीच जो विभाजन का कार्य करती है, यानी कौन सी रेखा ऐसी है जो इनको अलग करती है, तो उसको कहते हैं हम सचर जोन या हिंज लाइन। ठीक है, तो हिंज लाइन या सचर जोन दोस्तों
ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय या वृहद हिमालय को आपस में अलग करती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके लिए एग्जाम में ये प्रश्न बन सकता है। इसको आप ट्रिक से भी याद कर लीजिए दोस्तों। जो सबसे ऊपर में रहता है उसको सर में जो है यानी सबसे टॉप में, तो टॉप में आपका ट्रांस हिमालय हो गया, उसके नीचे ग्रेटर हिमालय हो गया। तो टॉप में यानी सर पर जो है दोस्तों सचर जोन इसको अलग करती है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हो सचर, सर, और जो सर में है टॉप में कौन है दोस्तों, हिमालय रेंज यानी ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय। तो सर के उसको जो अलग कर रहा है उसको कहते हैं हम सचर जोन या हिंज लाइन। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये था दोस्तों ट्रांस हिमालय के बारे में हमने इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी, जो भी यहाँ से प्रश्न बन सकते थे उन सबको हमने इसमें डिटेल में डिस्कस किया। उसके बाद बात करेंगे हम दोस्तों अगला जो इसमें दोस्तों ग्रेटर हिमालय या वृहद हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय या वृहद हिमालय दोस्तों, इसको हम मैप में देख लेते हैं। ट्रांस हिमालय के बाद दोस्तों अगला जो आता है वो है ग्रेटर हिमालय। ठीक है, ग्रेटर हिमालय, और इसी को ही दोस्तों वृहद हिमालय भी कहा जाता है। तो ग्रेटर हिमालय या वृहद हिमालय को अब हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले दोस्तों जो ग्रेटर हिमालय या वृहद हिमालय के अन्य नाम है, यानी अन्य किस नाम से इसको जाना जाता है, तो इसको दोस्तों हिमाद्री, उच्च हिमालय, आंतरिक हिमालय, मुख्य हिमालय भी कहा जाता है। तो ये सभी दोस्तों ग्रेटर हिमालय यानी वृहद हिमालय के नाम है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है। इनमें से हिमाद्री किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दोस्तों ग्रेटर हिमालय। हिमाद्री इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत सारी जो ग्लेशियर है वो निकलते हैं। क्योंकि दोस्तों हिंदी में ग्लेशियर को हिमाद्री ही कहा जाता है, इसीलिए इस जो हिमालय का रेंज है यानी ग्रेटर हिमालय को ही हिमाद्री भी कहा जाता है। और दोस्तों इसकी हाइट सर्वाधिक है, यानी ट्रांस हिमालय से भी ज़्यादा हाइट इसकी होती है। यानी दोस्तों जो ग्रेटर हिमालय है इसकी ऊंचाई सभी हिमालय की जो भी श्रृंखलाएं हैं उनमें सबसे ऊंची जो है श्रृंखला वो है ग्रेटर हिमालय। इसीलिए दोस्तों इसको उच्च हिमालय कहा जाता है। और इसी को दोस्तों आंतरिक हिमालय और मुख्य हिमालय भी कहा जाता है। आंतरिक हिमालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इसका पूर्ण रूप से विस्तार उत्तराखंड में है। जैसे कि ट्रांस हिमालय दोस्तों ये तिब्बत और चाइना के साथ भी फैला हुआ है, लेकिन दोस्तों जो ग्रेटर हिमालय या वृहद हिमालय इसका पूर्ण रूप से विस्तार ज्यादातर जो है उत्तराखंड में फैला हुआ है, इसलिए इसको आंतरिक हिमालय भी कह सकते हैं और मुख्य हिमालय भी कहा जाता है इसको। इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों ये है 4500 मीटर से 7817 मीटर। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी ऊंचाई 4500 मीटर से 7817 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। तो सबसे जो सर्वाधिक ऊंचाई वाली जो रेंज है हिमालय की वो है ग्रेटर हिमालय। और इसी में दोस्तों उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी नंदा देवी भी यहीं पाई जाती है। यानी जो ग्रेटर हिमालय है या वृहद हिमालय है उसी में दोस्तों उत्तराखंड की सर्वाधिक ऊंची चोटी यानी सर्वोच्च चोटी नंदा देवी इसी में स्थित है। तो इसकी हाइट कितनी है दोस्तों, ये है 7817 मीटर। ठीक है, तो उत्तराखंड की सर्वाधिक सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है वो है नंदा देवी, जिसकी हाइट है दोस्तों 7817 मीटर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों नंदा देवी किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, तो ये है दोस्तों ग्रेटर हिमालय की या वृहद हिमालय का ये हिस्सा है। अगला जो इसमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है ग्रेटर हिमालय का जो विस्तार है वो किन किन राज्य के किन किन जिलों से फैला हुआ है। तो उत्तराखंड में जो ग्रेटर हिमालय का विस्तार है दोस्तों ये उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में फैला हुआ है। अगला है इसमें दोस्तों वृहद हिमालय के निचले भागों में घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें बुग्याल या पयार कहते हैं। तो दोस्तों वृहद हिमालय का जो निचला भाग है यानी दोस्तों वृहद हिमालय के निचले भागों में घास के मैदान पाए जाते हैं, यानी घास के पूरे जो मैदान होते हैं वो पाए जाते हैं जिन्हें बुग्याल या पयार कहा जाता है। अगला है इसमें दोस्तों राज्य में सबसे कम वर्षा वृहद हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में होती है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है इनमें से किस हिमालयी श्रृंखला में सबसे कम वर्षा होती है, या उत्तराखंड के किस हिमालयी क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है, तो वो होती है दोस्तों वृहद हिमालय में। ठीक है, तो वृहद हिमालय ग्रेटर हिमालय में सबसे कम वर्षा होती है जो कि लगभग 40 से 80 सेंटीमीटर औसत होती है। ठीक है, अगला इसमें दोस्तों वृहद हिमालय के मूल निवासी भोटिया जनजाति है। तो ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। वृहद हिमालय है दोस्तों इसकी जो मूल निवासी होते हैं वो भोटिया जनजाति है। तो भोटिया जनजाति यहाँ पर मुख्य रूप से देखी जाती है। अगला इसमें दोस्तों प्रमुख जो यहाँ के ग्लेशियर है वो कौन कौन से हैं, तो दोस्तों जो वृहद हिमालय है या जो ग्रेटर हिमालय है इसके जो प्रमुख ग्लेशियर हैं वो है दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर, भागीरथी ग्लेशियर, अलकनंदा ग्लेशियर और गौरी गंगा। ये सभी दोस्तों ग्रेटर हिमालय के काफी इंपॉर्टेंट जो है ग्लेशियर हैं। उसके बाद है दोस्तों ग्रेटर हिमालय और मध्य हिमालय को एमसीटी यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो कि मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा है ये अलग करती है। तो ये भी काफी ज्यादा यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। जिस प्रकार हमने देखा दोस्तों ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय को सचर जोन अलग करती है, उसी प्रकार ग्रेटर हिमालय और लघु हिमालय को दोस्तों मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी मुख्य केंद्रीय भ्रंश इसको जो है अलग करती है। तो ये भी दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रश्न बन जाता है। ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय को अलग करने वाली जो रेखा है वो दोस्तों सचर जोन या हिंज लाइन इसको कहा जाता है, और ग्रेटर हिमालय और लघु हिमालय को अलग करने वाली जो रेखा है दोस्तों वो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी मुख्य केंद्रीय भ्रंश इसको कहा जाता है। उसके बाद अगला है दोस्तों फूलू की घाटी वृहद हिमालय क्षेत्र में ही स्थित है। जो फूलू की घाटी है प्रमुख दोस्तों वो वृहद हिमालय क्षेत्र में ही स्थित है। तो ये भी पूछा जा सकता है निम्न में से फूलू की घाटी किस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है, तो वो है दोस्तों वृहद हिमालय का ये हिस्सा है। उसके बाद दोस्तों अगला इसमें दोस्तों लघु या मध्य हिमालय। तो लघु या मध्य हिमालय के बारे में हम जानते हैं
इसकी ऊंचाई लगभग 1200 मीटर से 4500 मीटर के आसपास होती है। सबसे पहले दोस्तों ट्रांस हिमालय, उसके नीचे आता है दोस्तों ग्रेटर या वृहद हिमालय, उसके बाद आता है दोस्तों तीसरे पर लघु या मध्य हिमालय। इसके विस्तार की बात करें दोस्तों तो लघु या मध्य हिमालय राज्य के 9 जिलों में फैला हुआ है, जिसमें से दोस्तों चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी और देहरादून स्थित है। तो उत्तराखंड में दोस्तों लघु या मध्य हिमालय का विस्तार 9 जिलों में फैला हुआ है। अगला है इसमें दोस्तों प्रमुख श्रेणियां। तो दोस्तों जो उत्तराखंड में लघु या मध्य हिमालय ये इसके अंदर कुछ प्रमुख श्रेणियां आती है, जैसे मसूरी की पर्वत श्रेणियां, देववन पर्वत श्रेणियां, रानीखेत की पर्वत श्रेणी, दूधातोली पर्वत श्रेणी, बिनसर और द्रोणगिरी पर्वत श्रेणियां आती हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मसूरी, देववन, रानीखेत, दूधातोली, बिनसर और द्रोणगिरी ये किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? तो ये है लघु या मध्य हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। उसके बाद दोस्तों बात करें इसके निर्माण की, तो लघु या मध्य हिमालय का निर्माण दोस्तों कायांतरित चट्टानों से हुआ है। ठीक है, यानी जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं उनके द्वारा इनका निर्माण हुआ है। तो वलित एवं कायांतरित चट्टानों से निर्माण हुआ है लघु या मध्य हिमालय का। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्न में से किस हिमालय का निर्माण वलित एवं कायांतरित चट्टानों से हुआ है? तो वो हुआ है दोस्तों लघु या मध्य हिमालय का। अगला इसमें दोस्तों लघु या मध्य हिमालय की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में जान लेते हैं। इसमें है सबसे पहले दोस्तों नयार नदी, सरयू नदी, पश्चिमी रामगंगा और लधिया नदी। ये प्रमुख नदियां हैं दोस्तों लघु या मध्य हिमालय की, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रमुख तालों की बात करें तो दोस्तों सात ताल, नकुचिया ताल, भीमताल और खुरपा ताल ये सभी दोस्तों लघु या मध्य हिमालय में ही पाए जाते हैं। उसके बाद बात करें यहाँ की जलवायु की, तो लघु या मध्य हिमालय की जो जलवायु है दोस्तों वो शीत शीतोष्ण प्रकार की जलवायु है। तो शीत शीतोष्ण प्रकार की यहाँ की जलवायु पाई जाती है। प्रमुख वन यहाँ के जो है दोस्तों कोणधारी वन है, जिसमें से चीड़ इसमें सबसे प्रमुख वन पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों लघु या मध्य हिमालय में ही 2900 मीटर से 3500 मीटर तक की ऊंचाई पर अल्पाइन वन भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो अल्पाइन वन यहाँ पर पाए जाते हैं 2900 मीटर से 3500 मीटर की ऊंचाई तक। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इनमें से अल्पाइन वन किस प्रकार के हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो लघु या मध्य हिमालय में अल्पाइन वन पाए जाते हैं। अगला है इसमें दोस्तों मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को कौन सी रेखा अलग करती है? तो मैंने जैसे आपको बताया सबसे पहले जो ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय को अलग करती थी वो करती थी दोस्तों सचर जोन या हिंज लाइन। उसके बाद दोस्तों जो ग्रेटर हिमालय यानी वृहद हिमालय और जो लघु हिमालय को अलग करती थी वो थी दोस्तों एमसीटी यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जिसको कि हम मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा कहते हैं। अब उसके बाद अगला जो इसमें आता है दोस्तों, अब मध्य हिमालय यानी लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी को जो अलग करती है उसको कहते हैं हम दोस्तों एमबीटी यानी मेन बाउंड्री थ्रस्ट, जिसको कि हिंदी में मुख्य सीमांत दरार कहा जाता है। तो ये दोस्तों लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी को अलग करती है। एमबीटी दोस्तों लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी को आपस में अलग करती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय को दोस्तों आपकी सचर जोन अलग करती है। ठीक है, तो सचर जोन दोस्तों ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय को अलग करती है। उसके बाद दोस्तों ग्रेटर हिमालय और लघु हिमालय को दोस्तों एमसीटी अलग करती है, यानी मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा यानी एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसके बाद जो अगला इसमें दोस्तों लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी को कौन सी रेखा अलग करती है? तो वो करती है दोस्तों एमबीटी यानी मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक है, मुख्य सीमांत दरार जो है इसको आपस में अलग करती है। ठीक है, तो ये था दोस्तों लघु या मध्य हिमालय के बारे में। उसके बाद अगला जो इसमें आता है दोस्तों वो आता है दून या द्वार क्षेत्र। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आता है दून या द्वार क्षेत्र, इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। दून या द्वार क्षेत्र दोस्तों मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच पाए जाने वाली क्षैतिज ऊंची चौरस घाटियों को दून कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों दून या द्वार क्षेत्र जो है मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच पाई जाती हैं, जो कि क्षैतिज और ऊंची चौरस घाटियां होती है, यानी जो चौड़ी घाटियां मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच पाई जाती है उनको दून या द्वार क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ से दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न बनता है कि राज्य में पाई जाने वाली क्षैतिज ऊंची व चौरस घाटियों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें दोस्तों दून या द्वार क्षेत्र कहा जाता है। तो काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्हीं क्षैतिज या ऊंची चौरस घाटियों को पूर्वोत्तर में द्वार जैसे कि हरिद्वार और पश्चिमोत्तर में दून जैसे कि देहरादून कहा जाता है। ठीक है, तो ये है दोस्तों दून या द्वार क्षेत्र। ठीक है, तो इस प्रकार जो चौरस घाटियां पश्चिमोत्तर में इनको दून कहा जाता है और पूर्वोत्तर साइड में इसको द्वार क्षेत्र कहा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर हरिद्वार हो गया और पश्चिमोत्तर में दोस्तों देहरादून इसका प्रमुख एग्जाम्पल है। राज्य में सबसे बड़ा दून दोस्तों देहरादून है, जिसकी लंबाई 75 किलोमीटर, चौड़ाई 24 से 32 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो राज्य का सबसे बड़ा दून दोस्तों देहरादून है। उसके बाद कुछ अन्य दून भी है, जैसे दोस्तों पतली दून व कोटा दून, ये पाए जाते हैं दोस्तों नैनीताल में, ये स्थित है। ठीक है, तो पतली दून और कोटा दून कहाँ स्थित है? तो ये नैनीताल में स्थित है। कोठारी दून और चौखम दून ये पौड़ी में स्थित है। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे यहाँ से ही प्रश्न पूछा जा सकता है। पतली दून और कोटा दून कौन से जिले में स्थित है? तो ये है दोस्तों नैनीताल में। कोठारी दून और चौखम दून दोस्तों ये पौड़ी में स्थित है। अगला इसमें दोस्तों दून घाटियों में मानव अनुकूल परिस्थितियों के पाए जाने से यहाँ सर्वाधिक जनघनत्व तो पाया जाता है। ठीक है, तो जो दून घाटियां हैं दोस्तों यहाँ पर जो मानवों के लिए उचित जो अनुकूल परिस्थितियां होती है वो प्रमुख रूप
रूप से यहाँ पर पाई जाती है। जैसे कि मानव जीवन के लिए जो भी प्रमुख संसाधन चाहिए होते हैं वो सभी यहाँ पर उपस्थित होती है, जिस कारण यहाँ पर दोस्तों सर्वाधिक जो है आबादी बसी हुई होती है या सर्वाधिक जनघनत्व यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, इनमें से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है या सर्वाधिक जो है आबादी देखने को मिलती है, तो वो है दोस्तों दून या द्वार क्षेत्र में। अब बात करें दोस्तों यहाँ की जलवायु की, तो यहाँ की जलवायु दोस्तों उपोष्ण प्रकार की जलवायु होती है। अगला इसमें दोस्तों दून घाटियों में सर्वाधिक भूस्खलन होता है। ठीक है, तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, राज्य के किस क्षेत्र में सर्वाधिक भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिलती हैं, तो वो है दोस्तों दून घाटियों में सर्वाधिक भूस्खलन होता है। दून और द्वार क्षेत्र के बाद जो अगला आता है दोस्तों वो है शिवालिक क्षेत्र। तो शिवालिक क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों इसका जो अन्य नाम है वो दोस्तों इसी को बाह्य हिमालय या हिमालय का पाद भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये हिमालय की सबसे तलहटी में स्थित क्षेत्र है। तो सबसे तलहटी में स्थित जो हिमालय का क्षेत्र है उसको शिवालिक क्षेत्र कहते हैं, जिसका अन्य नाम बाह्य हिमालय या हिमालय का पाद इसको कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये हिमालय के पैरों में जो कह सकते हैं हम इसको स्थित है। इसका जो प्राचीन नाम है दोस्तों वो है मैनाक पर्वत, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है शिवालिक क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है, तो वो है मैनाक पर्वत। शिवालिक का अर्थ होता है दोस्तों शिव की भौहें, तो शिव की भौहें शिवालिक का अर्थ है। हिमालय की ये सबसे नवीनतम श्रेणी है, तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी श्रेणी हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है, तो वो है दोस्तों शिवालिक श्रेणी। इसकी लगभग जो ऊंचाई है दोस्तों वो है 700 मीटर से 1200 मीटर की हाइट। ठीक है, तो शिवालिक क्षेत्र की जो ऊंचाई है वो 700 मीटर से 1200 मीटर तक की ऊंचाई है। इसमें दोस्तों जीवाश्म की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है इनमें से किस क्षेत्र में जीवाश्म की अधिकता पाई जाती है, वो है दोस्तों शिवालिक क्षेत्र में। अब इसके विस्तार की बात करें तो दोस्तों शिवालिक क्षेत्र का विस्तार राज्य के 7 जिलों में है, जिसमें से दक्षिणी देहरादून, उत्तरी हरिद्वार, मध्य पौड़ी, दक्षिणी चंपावत, दक्षिणी अल्मोड़ा और मध्यवर्ती नैनीताल तथा दक्षिणी टिहरी गढ़वाल इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इन 7 जिलों में लगभग जो है शिवालिक का विस्तार पाया जाता है। उसके बाद अगला इसमें दोस्तों सर्वाधिक वर्षा लगभग 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक शिवालिक श्रेणी में ही होती है। तो राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो वो है दोस्तों शिवालिक क्षेत्र में होती है, जो कि लगभग 200 से 250 सेंटीमीटर के आसपास होती है। काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न यहाँ से डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। अगला इसमें दोस्तों सर्वाधिक पर्यटन केंद्र शिवालिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है सर्वाधिक जो पर्यटन केंद्र है वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो वो है दोस्तों शिवालिक क्षेत्र में सर्वाधिक पर्यटन क्षेत्र पाए जाते हैं, या पर्यटन जो सर्वाधिक आते हैं वो किस क्षेत्र में ज़्यादा आते हैं, तो दोस्तों राज्य में सर्वाधिक टूरिस्ट जो आते हैं वो शिवालिक क्षेत्र में ही आते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बन जाता है। अगला दोस्तों यहाँ की जो जलवायु है दोस्तों वो गर्म शीतोष्ण प्रकार की जलवायु है। ठीक है, तो यहाँ की जलवायु को किस प्रकार के, तो गर्म शीतोष्ण जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। अगला जो इंपॉर्टेंट दोस्तों शिवालिक श्रेणी हिमालय से ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट यानी वृहद सीमांत दरार से अलग होती है। ठीक है, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी दोस्तों जो शिवालिक श्रेणी है वो हिमालय के किस लाइन से अलग होती है, तो वो है दोस्तों ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो है यानी वृहद सीमांत दरार जिसको कहते हैं हम, इससे ये अलग होती है। यानी दोस्तों जो हिमालय है और जो शिवालिक है इसको जो अलग करती रेखा उसको कहते हैं GBF यानी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट इसको कहा जाता है, जो इसको अलग करती है, शिवालिक क्षेत्र को हिमालय से जो अलग करती है उसको ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट यहाँ पर कहा जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम में ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों भाबर क्षेत्र की, तो शिवालिक के दक्षिण में स्थित उबड़ खाबड़ मिट्टी कंकड़ पत्थर व मोटे बालू युक्त क्षेत्र को भाबर कहा जाता है। ठीक है, जहाँ की जमीन उबड़ खाबड़ होती है, मिट्टी कंकड़ पत्थर व मोटे बालू जहाँ पर पाए जाते हैं उस प्रकार के क्षेत्र को यहाँ पर भाबर कहा जाता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होगे दोस्तों, इस प्रकार की जो मोटे बालू से युक्त जो जमीन होती है, जो उबड़ खाबड़ होती है और मोटे बालू और कंकड़ पत्थर ज्यादातर पाए जाते हैं, इस क्षेत्र को भाबर क्षेत्र कहा जाता है। इसका जो निर्माण है दोस्तों वो है प्लीटोसिन युग। तो भाबर क्षेत्र का जो निर्माण है दोस्तों ये प्लीटोसिन युग में शिवालिक से उतरने वाली नदियों द्वारा लाए गए वजनी अवसादी निक्षेपों से हुआ है। तो जो शिवालिक क्षेत्र में जो नदियां बहती थी उनके द्वारा जो लाई गई जो वजनी अवसादी थे यानी जो मिट्टी कंकड़ पत्थर थे उनके द्वारा इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो भाबर क्षेत्र के बाद जो अगला आता है दोस्तों वो है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र का निर्माण दोस्तों महीन कणों वाली अवसादी चट्टानों से हुआ है। ठीक है, यानी जो महीन कणों वाले जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं उनके द्वारा इनका निर्माण हुआ है तराई क्षेत्र का। यहाँ की जो मिट्टी है दोस्तों वो दलदली प्रकार की मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। तराई क्षेत्र में ही पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो ये भी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आपसे पूछा जाता है निम्न में से किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, तो वो है दोस्तों तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। और ये भी पूछा जा सकता है इनमें से किस क्षेत्र में दलदली प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है, तो वो भी दोस्तों तराई क्षेत्र में ही मिलता है। और इसके विस्तार की बात करें दोस्तों तो इसका विस्तार पौड़ी नैनीताल का दक्षिणी क्षेत्र तथा उधम सिंह नगर का अधिकांश क्षेत्र इसके विस्तार में आता है। ठीक है, तो उधम सिंह नगर का अधिकांश क्षेत्र जो दोस्तों वो तराई क्षेत्र के अंतर ही आता है। साथ में दोस्तों पौड़ी और दक्षिणी नैनीताल का जो क्षेत्र है वो इसी में आता है। उसके बाद अगला है इसमें दोस्तों उधम सिंह नगर के बाजपुर, रुद्रपुर, खटीमा, किच्छा, सितारगंज क्षेत्र तराई में ही आते हैं। ठीक है, तो उधम सिंह नगर के जो बाजपुर, रुद्रपुर, खटीमा, किच्छा और सितारगंज के क्षेत्र हैं वो तराई क्षेत्र में ही आते हैं।
उसके बाद यहाँ पर बंगाली, हरियाणवी और पंजाबी लोग निवास करते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, राज्य में पंजाबी, बंगाली और हरियाणवी लोग किस क्षेत्र में निवास करते हैं? तो ये तराई क्षेत्र में निवास करते हैं, ठीक है। अगला इसमें दोस्तों यहाँ की जो जलवायु है वो तराई क्षेत्र में उपोष्ण प्रकार की जलवायु मिलती है, ठीक है, यानी कि जो गर्म जलवायु यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अंतिम जो 8वां भौगोलिक विभाजन है दोस्तों वो है इसमें गंगा का मैदानी क्षेत्र। इसमें दोस्तों राज्य का हरिद्वार जिले का अधिकांश भाग गंगा के मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो हरिद्वार जिला जो है दोस्तों इसका अधिकांश भाग जो है गंगा के मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर बांगर तथा खादर प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। बांगर जो होती है दोस्तों वो पुरानी मिट्टी को कहा जाता है और खादर जो कहा जाता है वो नई मिट्टी को कहा जाता है, ठीक है। इसको आप इस तरीके से याद कर लिए, बांगर जो होता है वो बासी एक प्रकार से साउंड कर रहा है, तो बांगर से आप बासी रिलेट कर सकते हैं। तो बांगर जो होती है बासी यानी पुरानी, तो बांगर जो होती है दोस्तों पुरानी मिट्टी होती है और खादर जो होती है वो नई मिट्टी यहाँ पर होती है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा दोस्तों उत्तराखंड का जो भौगोलिक विभाजन है उसके बारे में। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और देख लेते हैं हम, जो महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि बुग्याल, बुग्याल क्या होते हैं दोस्तों? ये होते हैं घास के छोटे छोटे मैदान, ठीक है। तो घास के छोटे छोटे मैदान को बुग्याल कहा जाता है। जैसे कि कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग और टनमर्ग, और हिमाचल में बुग्यालों को थच कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिमाचल में बुग्यालों को क्या कहा जाता है? तो थच कहा जाता है, ठीक है। ये घास के छोटे छोटे मैदान होते हैं। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें दोस्तों, जैसे कि बुग्यालों को पशुचारकों का स्वर्ग कहा जाता है, ठीक है। तो बुग्यालों को पशुचारकों का स्वर्ग कहा जाता है। बुग्यालों में अल्पाइन प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये भी ज़्यादा प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछा जा सकता है इनमें से किस प्रकार की जलवायु बुग्यालों में देखी जाती है? तो वो है अल्पाइन प्रकार की जलवायु दोस्तों बुग्यालों में पाई जाती है। अगला इसमें दोस्तों बुग्यालों के प्रकार, तो बुग्याल कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो बुग्याल 5 प्रकार के पाए जाते हैं, जिसमें से दूध, बस, मोट, धनिया और धती, ये सभी बुग्याल के प्रकार हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, दूध, बस, मोट, धनिया और धती ये क्या है? तो ये बुग्यालों के प्रकार हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके लिए हो जाता है। अगला इसमें दोस्तों बुग्यालों के पशुचारकों को अनवाल, पालसी, गद्दी, गुजर, लडिया और बखरखाल ये कहा जाता है, ठीक है। तो ये सभी दोस्तों जो बुग्यालों में जो पशुचारक होते हैं, यानी जो अपने पशुओं को चराने के लिए आते हैं, उनको इन नामों से जाना जाता है, जिसमें से दोस्तों अनवाल, पालसी, गद्दी, गुजर, लडिया और बखरखाल ये सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, अनवाल, पालसी, गद्दी, गुजर, लडिया और बकरखाल ये क्या है? तो ये है जो बुग्यालों में जो पशुचारक हैं उनके अन्य नाम हैं। अगला है दोस्तों इसमें उत्तराखंड का पामीर दूधातोली श्रृंखला, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड का जो पामीर कहा जाता है वो कहा जाता है दूधातोली श्रृंखला को। दूधातोली श्रृंखला राज्य के मध्य लघु हिमालय क्षेत्र में आती है, ठीक है। तो दूधातोली श्रृंखला कहाँ पाई जाती है? तो राज्य के जो मध्य लघु हिमालय क्षेत्र है वहाँ पर ये पाई जाती है। उसके बाद दोस्तों इसका जो विस्तार है वो किन जिलों में है दोस्तों? तो दूधातोली श्रृंखला का विस्तार अल्मोड़ा, चमोली और पौड़ी जिलों में है। तो अल्मोड़ा, चमोली और पौड़ी जिलों में दूधातोली श्रृंखला का विस्तार है। तो राज्य के 3 जिलों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसमें दोस्तों प्रमुख नदियाँ जो यहाँ से निकलती हैं, यानी दूधातोली श्रृंखला से जो प्रमुख नदियाँ निकलती हैं उसमें है दोस्तों 5 नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। तो 5 नदियाँ कौन कौन सी है? जिसमें है दोस्तों पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, वूनो, पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत सारे आपसे प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपसे पूछा जा सकता है दूधातोली श्रृंखला राज्य के किस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो ये आती है दोस्तों मध्य या लघु हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत। इसका विस्तार राज्य के किन जिलों में है? तो 3 जिलों में है, जिसमें से अल्मोड़ा, चमोली और पौड़ी है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है जो दूधातोली श्रृंखला है यहाँ से कितनी नदियाँ निकलती हैं? तो 5 नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। कौन कौन सी है? पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, वूनो, पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार। उसके बाद जो अगला है इसमें दोस्तों दूधातोली श्रृंखला में दुग्धताल स्थित है, ठीक है। तो दुग्धताल भी दूधातोली श्रृंखला में ही स्थित है। नाम से पता चल रहा है दूधातोली, दुग्धताल, ठीक है। तो कोरिलेट आप कर सकते हो। अगला इसमें दोस्तों 1960 में वीर चंद सिंह गढ़वाली ने जवाहरलाल नेहरू से दूधातोली को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग की थी, ठीक है। दूधातोली को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग करी थी, तो वो करी थी दोस्तों वीर चंद सिंह गढ़वाली ने। और किससे करी थी? 1960 के समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनसे इन्होंने ये मांग रखी थी। तो काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये था उत्तराखंड का जो भौगोलिक विभाजन है उसके बारे में हमने इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया। डिटेल में हमने इसमें डिस्कस किया, जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकते थे उन सब के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। और डिटेल में जाना दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को किस प्रकार से यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं उन सबको हमने इसमें डिटेल में अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट देखा। तो इससे रिलेटेड दोस्तों कोई भी आपकी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।